और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अंतरिम पीएम के नाम पर जनजी बटा। अंतरिम पीएम के लिए कुलमान घिसिंग का नाम अब सामने आ रहा है। बालेन शाह के समर्थक सुशीला कार्की को चाहते हैं पीएम। तो आपको बता दें कि इन दो नामों में बट गया। सुशीला कार्की राष्ट्रपति आर्मी की बैठक जारी है, भद्रकाली आर्मी हेडक्वार्टर में बैठक चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब सुशीला कार्की का जो नाम सामने आ रहा था वो सामने नहीं आ रहा है। कुलमान घिसिंग का नाम सामने आ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा था, कई अगर देखा जाए उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं। अब लेकिन आपस में ही इस नाम पर नहीं सहमति बनी और अब जो नाम सामने आ रहा है कुलमान घिसिंग का, जानना चाहेंगे इसके पीछे क्या वजह और किस तरह की भूमिका रही है कुलमान की। देखिए, कुलमान घिसिंग ऐसे नेता है जो कि माने जाते हैं कि पॉपुलर है। नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के वो चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन ये नाम शुरुआती नामों में से नहीं था। शुरुआती नाम तो आप जानती हैं कि वो सुशीला कार्की का था, जिसके ऊपर एक बड़ी संख्या में जो जेन जी के लोग हैं वो अग्रीड है। वो मानते हैं कि सुशीला कार्की सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जिन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नेपाल में होना चाहिए और उन्हें ही अगले 6 महीने में एक बाकायदा चुनाव करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक रेगुलर सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ है कि कल से लेकर के आज तक में बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और जेनजी में बहुत से ग्रुप्स हैं और ये जो तमाम ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स अलग अलग नामों को आगे कर रहे हैं और अपनी सुविधा के और अपनी पसंद के अनुसार ऐसा हो रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आर्मी हेडक्वार्टर्स जो कि भद्रकाली के नाम से काठमांडू में जाना जाता है, वहां पर आर्मी चीफ और राष्ट्रपति पौडेल और तमाम दूसरे बड़े नेता जो जनजी के हैं उन्हें बुलाया गया है और नामों को फाइनल करने का एक जो बैठक है वो चल रहा है। और साथ ही साथ आपको हम ये बताएं कि अब से कुछ देर पहले सुशीला कार्की को भी कड़ी सुरक्षा के बीच एस्कॉर्ट करके लाया गया है आर्मी हेडक्वार्टर। अब देखना ये है कि सुशीला कार्की जिनका अपना एक बहुत ही उदात्त करियर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, उन्हें ये मौका दिया जाता है अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर, या फिर ये जो नए युवा नाम माना जा रहा है कुलमान घिसिंग का, इन्हें ये मौका दिया जाता है। बस कुछ देर की बात है, ये स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, कुछ देर की बात है संजीव, ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी तक सुशीला कार्की उनका समर्थन भी मिल गया था शाह की तरफ। अब सवाल ये उठता है संजीव, बहुत बड़ी भूमिका अगर देखा जाए रही है उनकी, लेकिन क्या अगर अब ये नाम सामने आ रहा है तो इसके पीछे क्या ठोस वजह, और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की अगर अभी बात जो की जाए भारी संकट में, तो एक ठोस नेतृत्व की जरूरत है फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है। देखिए, 2 स्तरों पर आप आज की तारीख में नेपाल की स्थिति को परिभाषित कर सकती हैं। पहली तो ये बात है कि वहां पर शांति व्यवस्था और कहीं ना कहीं वो जो कर्फ्यू का आलम है वो खत्म हो, उसकी जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ कौन देश को नेतृत्व दे, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में माना ये जा रहा है कि सेना की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सड़कों पर आज की तारीख में आपको सेना दिखाई पड़ रही है। लगातार कर्फ्यू जारी है काठमांडू वैली में। काठमांडू के 3 जिलों के अलावा बहुत से ऐसे शहर हैं पूरे नेपाल में जहां अभी भी कर्फ्यू जारी है और व्यवस्था की वापसी नहीं हो पाई है। लिहाजा इस बात के लिए कि व्यवस्था वापसी हो, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसमें लोगों का विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। और ऐसे नेतृत्व के तौर पर किसका नाम सामने लाया जाए? सुशीला कार्की एक ऐसा नाम थी जिनके बारे में ये बताया गया कि उनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। वो साथ साथ एक ऐसी महिला के तौर पर है जो पहली महिला जस्टिस बनी और फिर चीफ जस्टिस भी बनी। उनके ऊपर आरोप लगे लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें इम्पीचमेंट हटाया और उन्हें कहा कि इनके ऊपर सारे आरोप गलत थे। तो इस तरह के नाम को सामने ला करके एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश की गई। और आपको याद होगा बालेन शाह जो कि इस पूरे प्रकरण में एक उभरते हुए बड़े नाम के तौर पर सामने आए हैं, जेन जी के वो एक प्रतिनिधि के तौर पर सामने आए हैं, उनका भी समर्थन कल रात को सुशीला कार्की को मिला। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत से दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि जेनजी के भीतर ही आते हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उनका नाम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं भारत के बारे में और मानते हैं कि सुशीला कार्की भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रख सकती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तमाम तरह तरह के एलिमेंट्स हैं इस पूरे आंदोलन में और उन्हीं की तरफ से एक नया नाम सामने आया है। अब देखना है कि आर्मी और राष्ट्रपति मिल करके किस नाम को आखिरकार हरी झंडी देते हैं। जी
बिल्कुल संजीव, सबसे बड़ी बात है अगर इस आंदोलन की बात करें तो बालन शाह एक बड़ा नाम उभरकर, और जिस तरह से उन जैनजी का हमेशा से उनको समर्थन और उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन अब ये जब नाम सामने आ रहा है तो सवाल उठता है कि क्या ये जो विरोध किया जा रहा है, जैनजी में ही कई ऐसे ग्रुप हैं जो विरोध कर रहे हैं इस नाम को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं, क्या उम्र का भी एक पैमाना आ रहा है जो विरोध हो रहा है, क्या असल वजह है? देखिए, आज की तारीख में अगर नेपाल को जरूरत है तो एक समझदार नेतृत्व की, एक अनुभवी नेतृत्व की, क्योंकि कमान तो इस वक्त जैनजी ने संभाली हुई है नेपाल में, और जाहिर है कि उन्हें एक अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है जो चीजों को समझता हो, संविधान को समझता हो और संविधान के अनुरूप अगले चुनाव को बेहतर तरीके से कराने का मादा रखता हो। और ऐसे में जाहिर है कि वो नाम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका का जिक्र आप कर रही हैं, बालेन शाह, जो कि मेयर इस वक्त हैं काठमांडू सिटी के, उनका नाम सामने आया, लेकिन उनके पास उस तरह का अनुभव नहीं है। लिहाजा उन्होंने खुद से उन्होंने कल ये कहा कि हम ज्यादा अनुभवी सुशीला खार्की जी के समर्थन में है और हम चाहते हैं कि इंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर, इंतरिम लीडर के तौर पर उन्हें ही मौका दिया जाए। अब उनके द्वारा ये बात अगर कही गई तो आप जानते हैं कि जैनजी का एक बड़ा वर्ग सुशीला खार्की के नाम के समर्थन में है, लेकिन दूसरे वर्ग भी है। कल मैं सुन रहा था एक महिला है जो कि बड़ी नेता बन गई है अब आज की तारीख में, रक्षा बम, उनका ये कहना था कि देखिए ये जो पॉपुलर चेहरे हैं, पॉपुलर नाम हैं, जैसे रवि लाचुमाने हैं या बालन शाह हैं, इन सब नामों के जरिए बहुत सी छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारी बातें भी सुनी जाए, और इसी तरह के जो मुख्तलिफ विचार आए हैं जैनजी में, उन विचारों का ही एक प्रतिफल है कि आज हम अब दो नाम पा रहे हैं, केवल सुशीला खार्की ही नहीं बल्कि साथ ही साथ कुलमन घीसिंग के भी नाम को हम पा रहे हैं। अब देखना यह है कि जैनजी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति भी हैं और साथ ही साथ आर्मी चीफ भी बैठे हुए हैं, अशोक राज सिंघल। अब इन सबके बीच से आखिरकार कौन सा नाम सामने आता है, देखना है। बिल्कुल संजीव, लेकिन सुशीला खार्की की बात करें तो भारत की समर्थन और हमेशा से देखा गया है, तो क्या ये भी एक वजह है उनके खिलाफ और कहीं ना कहीं नाराजगी की एक वजह माना जा सकता है? देखिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत इस वक्त हमें और आपको बहुत संभल कर बात करनी पड़ेगी। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और मानकर चलिए कि जो भी नेतृत्व तो वहां चुना जाता है वो नेपाल के लिए होगा। भारत या दूसरे देशों से उसके कैसे संबंध है ये तो उसके बाद की बात होती है, लेकिन हम पृष्ठभूमि के बारे में बात कर सकते हैं। और पृष्ठभूमि सुशीला खार्की की ये है कि ये विराटनगर में पैदा हुई थी 1950 के दशक में, और विराटनगर आप जानते हैं जोग बनी इस तरफ, विराटनगर उस तरफ, बहुत ही करीब का इलाका बिहार से है। और साथ ही साथ उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, जहां से उन्होंने एमए किया है। और आप जानते हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम नेपाल के साथ हमारा चलता है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत से नेपाल के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। कृष्ण प्रसाद भट्टाराय जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहीं से पढ़ के गए थे। प्रचंड जो कि बड़े नेता हैं नेपाल के, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए थे। तो सुशीला खार्की बीएचयू से गई है, फिर उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से जो कि काठमांडू में है। उसके बाद उन्होंने लंबे अवधि तक प्रैक्टिस किया काठमांडू नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद वो बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और उसके बाद चीफ जस्टिस। तो लंबा करियर है, अनुभव है, देखना है उसे सराहा जाता है या फिर वो जो युवा जोश के तौर पर नाम सामने आया है कुलमन घीसिंग का, उन्हें सराहा जाता है। जी संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।